हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आई होप आप इस चेहरे को भूले नहीं होंगे क्योंकि बहुत दिनों से हमारा आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई देती रही है, ठीक है। और हालांकि काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स जो है अब मुझे धीरे धीरे अपने चैनल पर समझ में आने लगा है, थोड़ा ही सही लेकिन कम से कम समझ में आ रहा है। लेकिन एक समस्या है कि जितने लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो देखते नहीं हैं, और जितने लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर तुम वीडियोस देख रहे हो, तुमको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब की बटन दबाने में और एक लाइक की बटन दबाने में और एक छोटा सा कमेंट करने में तुम्हारा जाता क्या है। नहीं, मैं डांटने के लिए नहीं आई हूँ इतने दिनों बाद अपनी शक्ल दिखा के। मैं आई हूँ आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। लेक्चर फर्स्ट उसका 2-3 दिन पहले निकल आया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं और हम कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, ठीक है। मतलब जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं इलेक्शंस के समय पर, कैसे इलेक्शन होते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, अपने इंडियन इलेक्शंस को फोकस में रख के, ठीक है। यहाँ पर आपको कोशिश की जाएगी कि बहुत बेसिक से चीज़ें समझाई जाएं, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो जाए जो इलेक्शन के, मतलब ऐसा कुछ भी टॉपिक ना रह जाए जो आपके दिमाग में समझ में ना आए, आपको दिमाग में समझ में ना आए। आज थोड़े थोड़े से ऐसे कुछ ऊटपटांग चीज़ें निकल सकती हैं बाहर, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये दोनों चीज़ों को एक साथ अलाइन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बट ठीक है, कौन सा बहुत सारे लोग देख ही लेते हैं बना डालती हूँ इसको भी। चलो, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये स्क्रीन चालू कर लेते हैं। आई होप ये विजिबल है। चलो, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन इलेक्शंस। सबसे पहले एक बात समझो कि इलेक्शन करवा किसके लिए रहे हैं। हम इलेक्शन करवा रहे हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। अब ये लोकसभा क्या है ये सब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके 3 ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्शन कराते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, राइट। लेकिन लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज हैं अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट, ठीक है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। हम इलेक्शन कराते हैं इस हाउस के लिए, लोअर हाउस के लिए, ठीक है। लोकसभा, लोगों की सभा, ठीक है। तो लोगों की सभा में लोग आ कहाँ से रहे हैं, लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। यहाँ पर जो भी पार्टी जीतती है, जिसको भी मेजॉरिटी सीट्स 50% + 1 सीट्स जिसको मिलती हैं, वो उस पार्टी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी, राइट। और ये रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, यानी एग्जीक्यूटिव्स में सबसे बड़ा ऑफिसर, ठीक। अब ये प्राइम मिनिस्टर जब बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि ये मेरी टीम है, मतलब ये मेरे पार्टी के बाकी मेंबर्स हैं, और इन लोगों को जिसको भी मैं जो मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ, आप इनको अपॉइंट कर देना। तो क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट को ये बात माननी ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है। बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी पावर ज़्यादा देता है। दिखने के लिए प्रेसिडेंट हमारा ज़्यादा पावरफुल है, कुछ स्पेशल पावर उनके पास भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है जो इलेक्ट होकर आया है, ठीक है, तो उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हमारी पार्टी के जो बाकी मेंबर्स हैं इनको हम आपको बताते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, आप उनको वो मिनिस्ट्री दो और उनको एज मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दो, और प्रेसिडेंट ऐसा करते भी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह देते हैं, एक साथ, उसमें से भी जो बहुत मेजर मिनिस्टर्स होंगे, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर मतलब एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, जिनसे प्राइम मिनिस्टर हर थोड़े थोड़े दिनों में क्या करते हैं, मिलते रहते हैं, और मेजर पॉलिसी फॉर्मेशन इनके ही साथ की जाती है। तो इनको हम कहते हैं कैबिनेट। सो बेसिकली आप बस इतना समझें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है कैबिनेट्स, ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टोटल बहुत सारे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर थोड़े दिनों में सारे मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके उनसे मिलते रहे, ठीक है, इसलिए वो मिलते हैं कैबिनेट से, जो कि एक स्मॉलर सर्कल है, ठीक। अब ये सारे लोग इलेक्टेड हैं, राइट, लेकिन ये तो यहाँ से गए, तो ये यहाँ के मेंबर्स हैं या यहाँ के मेंबर्स हैं, ये दोनों जगह के मेंबर हैं, राइट। इट मीन्स ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं,
एग्जीक्यूटिव्स जो हैं हमारे, इनके पास होती है डुअल मेंबरशिप। इनके पास क्या होती है? डुअल मेंबरशिप। मतलब ये कि ये एक ही समय पर लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स के भी मेंबर होते हैं, राइट? ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? चलो, तो अब हमें पता चल गया कि ये लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं इन जनरल टर्म्स, ठीक है? हम एग्जीक्यूटिव्स को ही चलती फिरती भाषा में गवर्नमेंट कह देते हैं, बट हालांकि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है, राइट? तो ये जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं ये इलेक्ट होकर आ रही है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट हम इलेक्शन कैसे कराते हैं? लोकसभा से, ठीक है? अब आई होप आपको समझ में आया कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये किसके लिए हो रहे हैं? लोकसभा के लिए। और इसी लोकसभा से जो भी मेजॉरिटी पार्टी निकलेगी, जो रूलिंग पार्टी निकलेगी, उसका लीडर बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और उसके ही बाकी मेंबर्स बन जाएंगे मिनिस्टर्स, ठीक है? तो हमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के लिए करवाने हैं इलेक्शन, जो कि लोकसभा से होते हुए जाएंगे। चलो, अब इस कंसेप्ट को रख दो एक तरफ, राइट? अब हम उठाते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि हमने ऐसा क्यों बोला कि इलेक्शन होते हैं 2 प्रकार के, जनरल और बाय, ठीक है? जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस, ठीक है? जनरल इलेक्शन क्या है? हर 5 साल में ये जो हम लोकसभा का इलेक्शन करा देते हैं, क्योंकि हर 5 साल में हमारी क्या हो रही है? गवर्नमेंट जो है हम उसको चेंज करने का एक मौका देते हैं कि भाई अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं सो लेट अस चेंज आवर लीडर्स, ठीक है? और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करो, दोबारा वोट दे दो। इट्स टोटली दी विश ऑफ दी वोटर्स, राइट? तो ये जो हम हर 5 साल में एक जनरल इलेक्शन करा रहे हैं, लोकसभा के लिए इलेक्शन करा रहे हैं रेगुलरली, इसको कहते हैं आप जनरल इलेक्शन। सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो फिर ये कब होगा? बाय इलेक्शंस कब होंगे? बाय इलेक्शंस तब होंगे जब कोई एक पर्टिकुलर सीट या एक इंडिविजुअल सीट जो है, अगर वो किसी कारणवश खाली हो गई है। कौन सा कारण? या तो व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया, ठीक है? इन जनरल हम देखते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो गई, या फिर वो सीरियसली इल हैं और अगर वो अपनी सीट पर नहीं आना चाहते हैं या हटना चाहते हैं हाउस से, ठीक है? ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जब कोई एक सीट खाली हो जाती है तो केवल उस सीट को भरने के लिए जो भी इलेक्शन कराया जाएगा उसको कहा जाता है बाई इलेक्शंस, ठीक है? अब जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, प्रोसेस सेम होगी, ठीक है? ये उतना नेचुरल नहीं है जितना नेचुरल ये है, क्योंकि ये तो हर 5 साल में हो रहा है, जनरल है, ठीक है? चलो, अब इस कंसेप्ट को भी उठा के रख दो भाई एक तरफ। ऐसे कंसेप्ट्स ना पूरे कर करके हम उठा के रखते जाएंगे अलग अलग, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब आपके लिए एक नया कंसेप्ट है जिसको आप कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एक एरिया। तो एरिया क्यों नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्शन की भाषा है, ठीक है? हम एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्शन में एक व्यक्ति, एक सीट के लिए इतने लोग जो भी इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ये लोग वोट देंगे एक पर्टिकुलर सीट के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारा इंडिया है, मान लो मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी इंडिया, ठीक है? हमको पता है कि भाई लोकसभा में कितनी सीट्स हैं। वैसे तो लोकसभा में 552 सीट्स हैं, ठीक है? लेकिन 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस की थी और 5 सीट्स हमने किसके लिए रखी थी? जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है? तो हम टोटल 545 सीट्स पे कराते हैं इलेक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया को 545 पार्ट्स में कर देते हैं डिवाइड। यस, मतलब हर एक पार्ट से एक सीट का इलेक्शन होना है। एक व्यक्ति वहां से जीत के आएगा और वो वहां पर लोकसभा की एक सीट पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है? तो हम ये 545 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी में हर पार्ट जो है वो कहलाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? मतलब इलेक्शन कराने के लिए पूरे एरिया को, पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को जब हम उतनी ही सीट्स, मतलब जितनी सीट्स हैं उतने ही पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट, हर एक एरिया अपने आप में क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? हम इसको क्यों बांट रहे हैं? हम इसको इसलिए बांट रहे हैं ताकि हम एक जस्टिस कर सके पूरी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है? ये किस बेसिस पर बांटा जाएगा? ये बांटा जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर। कोशिश की जाएगी कि ये 545 जो एरियाज हैं, लगभग हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन हो, ठीक है? 19-20 का फर्क समझते हैं। अब इंसान को एक व्यक्ति ज़्यादा हो रहा है एक जगह तो उसको काट के आधा थोड़ी ना फेंक दोगे दूसरी तरफ, ठीक है? मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हम कोशिश करते हैं कि सारी जगह पर पॉपुलेशन सेम हो, ताकि सारे लोग जो जीत कर आ रहे हैं
वो लगभग सेम नंबर या सिमिलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने वोटर से वोट लेकर आ रहे हो, मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ पीपल, सिमिलर नंबर ऑफ पीपल के क्या बने, रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि अरे तुम्हें ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, मुझे कम लोगों ने वोट दिया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम लोग थे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्या हो, सारी जगह पर इक्वल पॉपुलेशन हो लगभग, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा एरिया है जिसको हम बनाते हैं इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन को लगभग इक्वल रखने की कोशिश करेगा। कौन करेगा, जो बांटेगा। कौन बांटेगा, गवर्नमेंट बांटेगी क्या, नहीं, ये बांटने का काम है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। किसका काम है ये, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप बोलोगे कि मैडम हमने तो इलेक्शन कमीशन का नाम सुना था, आप तो ये कोई दूसरा ही कमीशन बता रही हो। इलेक्शन कमीशन का काम है पूरा का पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराना, ठीक है। इलेक्शन की शुरुआत से लेकर कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म भरने से लेकर इलेक्शन के डिक्लेरेशन तक सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक और छोटी सी बॉडी है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका सिर्फ एक ही काम है। इसका क्या काम है, पूरी कंट्री को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना जहां लगभग पॉपुलेशन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जैसी हो। एक ही काम है और इसको यही एक काम करना है, ठीक है। अभी काम कैसे होता है, ये काम होता है सेंसस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, सेंसस। अब ये सेंसस क्या है, जनगणना, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सर्वे कराती है जिसमें आपके घर पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजा जाता है, ऑफिशियल्स को भेजा जाता है, और वो क्या करते हैं, आपकी पूरी डिटेल लिखते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, आप कितनी बेसिक फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हो, आपके पास कार है कि नहीं, आपके पास फ्रिज है कि नहीं। क्यों ये सब कर रहे हैं, ये सब इसलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा पहुँचे, जिससे वो दूसरे एनालिसिस करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सके जिस पर उसकी पॉलिसीज़ बेस्ड होंगी, ठीक है। कि कितने लोग गरीब हैं तो उनके लिए कुछ अलग पॉलिसीज़ चलानी है, कितने लोग मिडिल क्लास हैं उनके लिए क्या काम करना है, ये सारा कुछ का पता चलता है इस डेटा से, ठीक है। और इसी डेटा का यूज़ करके डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या काम करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करेगा, ठीक है। किसी एरिया में मान लो पॉपुलेशन घट गई तो इसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ इसको अप्रॉक्सीमेट लेवल पर लाया जा सके, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो कि है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, देयर विल बी सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको रिजर्व कर दिया जाएगा, किसके लिए, SC ST, ठीक है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा इवन विमेन के लिए, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंटली लोकसभा में SC के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, 84 सीट्स, मतलब 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सिर्फ SC% ही इलेक्ट होगा और वही जाएगा लोकसभा में वो 84 सीट्स पर बैठने के लिए, ठीक है। सेम किसके लिए, ST के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, वैसे तो मैंने अपने कई सारे पुराने लेक्चर्स में इसको बताया है, ठीक है। आई एम जस्ट होपिंग कोई नया देख रहा होगा तो उसको भी ये पता चल जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ ऐसी कास्ट और कुछ ऐसी ट्राइब्स के नाम हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ शेड्यूल हैं 5 और 6 जो हैं शेड्यूल्स, वो किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं अलग अलग। उसमें जितनी भी कास्ट के नाम लिखे वो हो जाती हैं शेड्यूल्ड कास्ट, उसमें जितनी भी ट्राइब्स के नाम लिखे वो हो जाती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। और उनके नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बैकवर्ड है अमंग अदर शेड्यूल्ड, मतलब अमंग अदर ट्राइब्स एंड अमंग अदर कास्ट, ठीक है। ये बहुत बैकवर्ड थे, इनको कुछ इकोनॉमिक और एजुकेशनल और सोशल बेनिफिट्स देने के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन इनके लिए लाया गया है, ठीक। सो SC और ST के लिए कुछ सीट्स जो हमने लोकसभा में अभी तक क्या करके रखी हैं, रिजर्व करके रखी हैं, ठीक है। अब देखो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीछे ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझना आप जरूर से। इट इज मैंडेटरी कि जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से जिस कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई है सिर्फ वही जाएगा जीत के, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति भले अगर वहां से कोई नहीं जीत रहा है तो उसको खाली छोड़नी पड़ जाएगी, लेकिन वहां से क्या नहीं कर सकते आप, किसी और कम्युनिटी को जिता नहीं सकते, ठीक है। डेफिनेटली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वही होंगी जहां पर इनकी पॉपुलेशन होगी मेजॉरिटी में,
ठीक है, ताकि इनको ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सके लोकसभा में, कंट्री की गवर्नमेंट में, इसलिए इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी रिजर्व। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जैसे मान लो एसटी के लिए रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ से तो पक्का पता है कि एसटी ही जीतेगा। एससी के लिए रिजर्व है तो एससी पर्सन ही जीतेगा। अगर ओबीसी के लिए रिजर्व की गई कभी आगे जाके तो ओबीसी पर्सन जीतेगा। विमेन के लिए रिजर्व है तो विमेन जीतेगी। लेकिन ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट कहीं पर भी इन लोगों को, एससी एसटी विमेन को रोकता नहीं है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन कंडक्ट करने पर। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें से ये और ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हैं। ठीक है, और एक ये जनरल है कि भाई इस पे कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। ठीक है, अब ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, ये विमेन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई एसटी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसको टिकट मिलती है तो वो इलेक्शन लड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे लिए ये तो है ना, यहाँ क्यों आ रहा है, ये तो जनरल है। ये किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, ये जनरल वालों के लिए भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ से कोई विमेन जीतना चाहती है, कोई विमेन यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो लड़ सकती है। कोई एससी, कोई एसटी, यहाँ से कोई भी XYZ पर्सन जो है इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एससी या विमेन, मतलब एससी व्यक्ति नहीं जीत सकता। एसटी विमेन तो यहाँ से भी जीत सकती है। ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसके लिए रिजर्व है से वही जीतेगा। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोग भी आ सकते हैं जिनके लिए ऑलरेडी कहीं और रिजर्वेशन है। ठीक है, अब ये फेयर है अनफेयर है, जो है यही है। ठीक है, चलो एक चीज और, जब हम इलेक्शन कराते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए तो वहां पे भी रिजर्वेशन चलता है। ठीक है, वहां पर भी SC ST जो है उनके लिए क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाएंगी। लेकिन जब हम म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन कराते हैं, जो कि किसका हिस्सा होती हैं, लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का, यहाँ पर मैंडेटरी हो चुका है कि जितनी भी सीट्स होंगी उसका 1/3 विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, जबकि ये कोशिश की जा रही है, ऐसे प्रोविजंस रखे जा रहे हैं कि हमारे लोकसभा में भी ये प्रोविजन होना चाहिए कि 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो किसके लिए रखी जाए, विमेन के लिए बचा कर रखी जाए। 1/3, मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन, टोटल सीट्स के 3 हिस्से हैं तो उसमें से 1 हिस्सा पूरा किसको जाना चाहिए, विमेन के रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, चलो ये हो गया ख़त्म। अब बढ़ते हैं आगे, वोटर्स लिस्ट। अब देखो, अगर तुम वाकई 9th में हो, 10th में हो, तो तुम वोट तो तुमने दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी एज के आसपास हो, मुझसे कोई बड़ा है जो ये वीडियो देख रहा है, तो उसको पता है कि वोटर लिस्ट क्या है, क्योंकि उसने दिया है वोट, दिया है ना। ठीक है, चलो वोटर लिस्ट क्या होती है, हर 5 साल में जब भी इलेक्शन होना होता है उसके बहुत पहले एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कराने के लिए यूज हो रहा है तो गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, ये काम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिसमें सारे सिटीजन्स के नाम होंगे। कौन से सिटीजन्स, जो 18 और उससे ऊपर है। ठीक है, मतलब दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, राइट, दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। कौन कौन होते हैं एलिजिबल वोट करने के लिए, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आ जाते हैं। मतलब इफ़ यू आर 18 और 18+ देन यू आर एलिजिबल टू गिव दी वोट्स, तो आपका नाम आ जाएगा इस वोटर्स लिस्ट में। ठीक है, तो ये हर इलेक्शन के पहले क्यों बनानी पड़ रही है, हर 5 साल में क्यों बनानी पड़ रही है, एक बार बना दो खत्म। जो व्यक्ति एक बार 18 का हो गया है वो तो बड़ा ही है ना, वो तो वोट देगा ही। अरे बट भाई हर साल कुछ बच्चे, या हर इलेक्शन में कुछ बच्चे तो वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। अगर आप आज मान लीजिए 13 साल के, ठीक है, और आज से 5 साल बाद होना है इलेक्शन, तो आप तो तब वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना, लेकिन आज तो नहीं है। ठीक है, बट 5 साल बाद वाली जो वोटर लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम तो जोड़ना पड़ेगा। तो हर इलेक्शन के पहले कुछ ऐसे लोगों का जो अब अडल्ट हो चुके हैं, जो अब एलिजिबल हो चुके हैं वोट देने के, उनको जोड़ना पड़ता है, उनके नाम को ऐड करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो अब नहीं है, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते, अब जिनकी डेथ हो गई है, या कुछ लोग ऐसे जो अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब अब वो मेंटली उतने केपेबल नहीं है कि वो वोट देंगे, राइट, ऐसे लोगों का नाम हटाया जाता है और नए बच्चों का, नए अडल्ट का नाम जो है वो उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टू रिवाइज द वोटर लिस्ट इन ईच 5 years। ठीक है, इन ईच एंड एवरी 5 years, बट मच बिफोर द इलेक्शन हैपन्स। क्यों भाई, बहुत पहले क्यों,
वेरी इजी। अगर मान लो कि मैं अब अगर जो इलेक्शन होने वाला है और उसमें अगर मैं आज 18 साल की हो चुकी हूँ, राइट, तो भाई अगर मान लो कि आज से 1 महीने बाद इलेक्शन है तो मैं इलेक्शन देने जाऊंगी तो मेरे पास वोटर आईडी होनी चाहिए ना, मेरा नाम उसमें ऐड होना चाहिए, मुझे भी तो बताओ कि मैं वोटर हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक वोटर आईडी कार्ड प्रिपेयर करती है। जैसे कि सेंसस से उसको पता ही है कि भाई कौन कौन 18+ होने वाला है, तो उन सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड प्रिपेयर करती है और उनके घर भिजा देती है। ठीक है, तो अब अगर मैं 18 की होने वाली हूँ ना, तो गवर्नमेंट, या अगर मैं 18 की हूँ, मैं वोट देने के एलिजिबल हूँ, इलेक्शन आने वाला है, तो मेरे पास मेरी वोटर आईडी कार्ड आ जाएगी, राइट। अब ये जो वोटर आईडी कार्ड है, ये इटसेल्फ, जैसे आईडी इसका नाम है, ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह एक्ट करती है। और ये इलेक्शन बूथ में, मतलब पोलिंग बूथ में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ लोगों को बता देती कि हाँ भाई ये व्यक्ति 18 के ऊपर है, ये केपेबल है वोट देने के। लेकिन ज़रूरी है क्या सिर्फ यही लेके जाऊँगी? एज ए सिटीजन हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्शन देने जाते हैं तो हमारी कोई भी आईडी वहाँ पर काम कर सकती है। इट मीन्स इट कैन बी योर आधार कार्ड, इट कैन बी योर पैन कार्ड, इट कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस, इवन राशन कार्ड जो हैं उनको भी आईडी की तरह ही लिया जाता है और उनको देखकर आपको वोट देने दिया जाता है, क्योंकि ये सारे में आपकी बर्थ डेट जो है वो डली होती है, ठीक है। और आपके पास बर्थ डेट हो या नहीं हो, सरकार के जो डेटा होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर ऑफिसर जो लेकर बैठा है उसमें आपका डेटा है कि आपका बर्थ कब हुआ, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी आईडी क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, ये सारा कुछ जो है वहाँ उनके पास कलेक्टेड ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट बनाने का एक ज़रूरी कारण यही है, ठीक है। किस बेसिस पर बनेगी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये एपिक क्यों लिखा है मैंने, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इलेक्शन के पहले ना, जैसे मान लो कि आज से 2 हफ्ते बाद इलेक्शन है, 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट एक कार्ड, एक स्लिप प्रिपेयर करती है जिसमें ऐसे मेरा नाम लिखा होगा, सॉरी इधर मेरी फ़ोटो बनी होगी, इधर मेरा नाम लिखा होगा, ठीक है, मेरा एड्रेस लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, और साथ में मैं किस पोलिंग बूथ में जाकर वोट देने वाली हूँ, मतलब मेरा नाम मेरे एरिया के कौन से पोलिंग बूथ में आया है, वहाँ का एड्रेस इसमें दिया होगा, ठीक है। अब जब मैं वोट देने जाती हूँ, राइट, तो वहाँ पर बैठे जो ऑफिसर हैं उसमें से एक व्यक्ति पहले क्या करेगा, मेरी ये ईपीआईसी, इसको हम कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इलेक्शन पर्पस के लिए है, एक आईडी कार्ड की तरह वर्क करता है जिसमें हमारी फोटो भी होती है। तो बेसिकली, और बेटर आइडेंटिटी, ये फोटो के साथ एक क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ भाई जिसका नाम लिखा है वही व्यक्ति जो है वो वोट देने के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि वो आपको देखेंगे, फिर वो आपकी फोटो को देखेंगे और वो आपको पहचान जाएंगे, ठीक है। वाह, चलो, तो ये ईपीआईसी जो है ये अब जो गवर्नमेंट है वो देना चालू कर चुकी है, ठीक है। पिछले कई सालों में हमने ये देखा कि भाई ईपीआईसी जो है वो लोगों के पास पहुंच जाता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। मतलब सपोज कि गवर्नमेंट ने मेरे पास भेजा ईपीआईसी और मेरे हाथ से खो गया, ठीक है, लेकिन मैं जब वोट देने जा रही हूँ और मैं ईपीआईसी लेके नहीं गई तो वो मुझे मना नहीं करेंगे अगर मेरे पास कोई दूसरी आईडी है तो, जो कि वैलिड है, राइट। मतलब कि ये गवर्नमेंट लोगों के घर पहुंचाती तो है, ये एक क्रॉस चेक करने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये अभी मैंडेटरी नहीं है, ये अभी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको कंपलसरी कर दे कि भाई आपको इसके साथ अपनी एक आईडी भी लेकर चलनी है। जैसे कि अगर मैं पिछले इलेक्शन में वोट देने गई थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, ईपीआईसी के साथ मैं अपना आधार कार्ड भी लेकर गई थी, राइट। क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि भाई ईपीआईसी अकेले से काम चल जाएगा कि नहीं, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक योर आईडी कार्ड विथ योर सेल्फ, ठीक है। आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, फिर से वही रामायण, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसमें ना लिखा नहीं है, एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं छोटा सा। एक्चुअली जब आप वोट देने जाओगे तो आपको कैसा लगेगा, होगा क्या क्या आपके साथ, ये देखते हैं। चलो, मेरे पास है वोटर आईडी, ठीक है, मान लो मेरे पास ईपीआईसी भी है। अब मेरे को जाना है आज वोट देने के लिए। जब मैं वोट देने जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है? ईपीआईसी से, ठीक है। ईपीआईसी एक स्लिप आएगी जिसमें मेरा नाम, पता, सारी चीज़ें लिखी होंगी और उसमें नीचे लिखा होगा कि मतलब मैं किस पोलिंग सेंटर पे जाकर वोट दे सकती हूँ। ये पोलिंग सेंटर है क्या? पहली बात तो ये बताओ, ये पोलिंग है क्या? पोलिंग का मतलब होता है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं,
ठीक है, वोट डालने की प्रोसेस को भी हम पोलिंग कहते हैं। ठीक है, पोलिंग बूथ मतलब ऐसा प्रेमाइस, चाहे वो बिल्डिंग हो, यूजुअली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इन जनरल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, राइट। इन सारे एरियाज को बनाया जाता है पोलिंग बूथ। क्यों भाई, सरकार के एरिया क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उस एरिया पर गवर्नमेंट जो है वो पूरी सेफ्टी को क्या कर सकती है, इंश्योर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी का काम लेकर गवर्नमेंट खुद ही कर रही है, राइट। तो ये जो है, ये सेफ्टी जो वहाँ पर मेंशन की जाए, मतलब ये सेफ्टी जो वहाँ पर रखी जाती है, सिक्योरिटी जो वहाँ पर रखी जाती है, वो पर्टिकुलर एरिया जो होगा उसको हम कहेंगे पोलिंग बूथ। ठीक है, अब मान लो मैं पोलिंग बूथ गई, ठीक है, वहाँ पर बैठे जो लोग होंगे वो मुझे एक लाइन से अंदर जाने को देंगे। जब मैं अंदर जाऊँगी तो वहाँ मुझे लाइन से ऐसे 3-4 ऑफिसर बैठे देखेंगे। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति, एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें उसको मेरा नंबर पता है। नंबर मतलब फ़ोन नंबर नहीं, कौन सा नंबर है, कि मैं कौन से नंबर की वोटर हूँ। ठीक है, हमारा एक नंबर वहाँ पर सबके नाम के आगे, फोटो के आगे मेंशन होता है, राइट। एक प्रिंटेड कॉपी उनके पास होगी जिसमें वो टिक करते जाएंगे। एक दूसरा व्यक्ति होगा जो मैनुअली एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जिसमें उसने हमारा वोटर नंबर लिखा हुआ है, जिसमें हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, ठीक है, और साथ में जो हमारा साइन होता है, जिन लोगों को साइन करते बनता है साइन कर देते हैं, जिनको थंब लगाते बनता है उनसे थंब लगवा लिया जाता है। ठीक है, यूजुअली थंब तो वो लगवाते ही हैं और साइन भी करवा लेते हैं क्रॉस चेक कराने के लिए 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति प्रिंटेड रजिस्टर लेके बैठा है, एक व्यक्ति मैनुअल रजिस्टर लेके बैठा है, और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति बैठा है, वो एक इंक लेके बैठा है कि वो आपकी फिंगर के ऊपर क्या करेगा, ये नेल और फिंगर दोनों पर एक निशान, एक ऐसे पॉइंट मार देगा। ठीक है, जिसको दिखा के लोग फिर सेल्फी पॉइंट के सामने जाके ये भी बताते हैं कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, मैंने वोट दे दिया। ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इंक ईजिली मिटती नहीं है। अगर वो इस सरफेस से मिट भी जाए तो वो नेल पर रह जाती है, महीने भर तक पता रहता है लोगों को, हाँ इस व्यक्ति ने वोट डाला है। ठीक है, वो क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति मिसलीड करके दोबारा से वोट डालने के लिए ना आए। ठीक है, उसके बाद वो आपको एक ऐसे एरिया में भेजेंगे जो 3 तरफ से एनक्लोज रहेगा, एक छोटा सा मैन मेड एक एरिया बनाएंगे वो, जिसके अंदर रखी होगी ईवीएम मशीन। ठीक है, अब ईवीएम मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स आपके एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन सब की नाम यहाँ पर होंगे। ठीक है, उनकी पार्टी का सिंबल भी होगा और साइड में ऐसी बटन्स लगी होंगी। ठीक है, आपको जिस भी व्यक्ति को वोट देना है आप उसके नाम के आगे वाली बटन पर क्या करें, प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करते हैं वैसे ही आपको बाहर नहीं आने मिलता, वहाँ पर एक बीप का साउंड आता है। ठीक है, वो साउंड जब आएगा मतलब हाँ आपका जो वोट है वो ईवीएम मशीन में हो गया है काउंट। ठीक है, अब इसके साथ साथ पहले ना सिर्फ इतना ही होता था, साउंड आ गया, ठीक है, वोट डाल दिया, वापस आके आप अपना कार्ड लो, चले जाओ, डन हो गई आपकी वोटिंग। अब क्या होता है कि वो बीप का साउंड तो आता है, साथ में ईवीएम के साइड में एक छोटी सी मशीन और रखी होती है जिसका नाम होता है वीवीपैट। ठीक है, अब ये वीवीपैट क्या काम करती है, वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसमें जैसे ही आप वोट डालते हो वैसे ही एक स्लिप निकलती है, आपके पास नहीं आएगी, वो स्लिप बाहर नहीं निकलेगी, पर आपको ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा उससे दिख जाएगा कि हाँ भाई आपका नाम आया है, और उसमें लिखा है साफ साफ कि इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को वोट दिया है। मतलब मैं अगर किसी व्यक्ति को वोट डाल रही हूँ तो उस स्लिप में मेरा भी नाम होगा और मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसका नाम भी होगा, और वहाँ पे पार्टी सिंबल भी बना होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ही मैंने वोट डाला ईवीएम में वैसे मैं वो वीवीपैट में देखूंगी। ठीक है, और मैं क्रॉस चेक करूंगी कि भाई मैंने जिस व्यक्ति को वोट डाला है इसने, ईवीएम मशीन ने वही वोट एक्सेप्ट किया है या नहीं। मतलब ईवीएम को कोई खराब तो नहीं कर रखा, ईवीएम को कोई, जैसे हैक होने के बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं इलेक्शन के समय कि ईवीएम हैक है। जिसको मैं वोट दे रही हूँ वही वोट अगर वीवीपैट में मुझे दिखा रहा है, मतलब हाँ मेरा वोट जो है वो सही व्यक्ति को गया है, वो सही तरीके से काउंट हुआ है। ठीक है, और वो स्लिप निकलेगी, जैसे बिल निकलता है ना, ऑनलाइन बिल जो होता है जब वो निकलता है तो वैसे ही क्या होता है, वो ऐसे स्लिप निकलती है और नीचे उसी में गिर जाएगी, राइट। तो ऐसे क्या होगा, जो इलेक्शन के बाद काउंटिंग होती है उसमें वीवीपैट की भी काउंटिंग हो जाती है कि भैया हाँ सारी स्लिप्स हैं, किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया वो भी है, गेटिंग। तो ये वीवीपैट जो है ये आजकल आपको इलेक्शंस में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इनिशियली नहीं होता था, लेकिन और ज़्यादा इंश्योर कराने के लिए कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर हो रहे हैं, ठीक है, वीवीपैट का यूज़ हम करने लगे हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी मेहनत तुम करो, कमेंट में मुझे वीवीपैट का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, हालांकि मेरे को पता है तुम नहीं बताओगे, लेकिन फिर से थोड़ी सी डी टू में होप कि किसी दिन शायद तुम कमेंट में जाके वीवीपैट का फुल फॉर्म बता दो।
ठीक है, चलो वोटर लिस्ट क्लियर हो गई, पोलिंग बूथ क्लियर हो गया, और क्या पढ़ लिया हमने, वीवीपैट पढ़ लिया, ईपीआईसी पढ़ लिया, और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। पहले तो ये बताओ, ये वोटर है, पहले तो ये बताओ कि कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट मतलब वो लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अबव 18। आपकी एलिजिबिलिटी है वोटर बनने के लिए, ठीक है, मतलब वोट डालने के लिए। लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इफ यू वांट टू बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, आपकी एज होनी चाहिए 25 प्लस। ठीक है, मतलब 18 साल के हो गए, वोट दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ नहीं सकते। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितने साल का होना जरूरी है, 25, राइट। तो अगर आप 25 साल के हैं तो बढ़िया से आप जाएं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयर आर सम प्रोसीजर्स। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि आप पूरे पॉलिटिक्स को एनालाइज करो। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपके मोटिव्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों के लिए आपका क्या विचार है जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो। ठीक है, जब आप ये नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपकी आइडियोलॉजी से मिलती जुलती कोई आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मान लो कि एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी, एक पार्टी है डी, ठीक है, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें आपको लगता है कि बी पार्टी जैसा आप सोचते हो वैसे आपके जो मोटिव्स हैं वो बी पार्टी के साथ पूरे हो रहे हैं, तो आप हो सकता है कि बी पार्टी की टिकट लेने के लिए जाओ। ठीक है, अब ये बी पार्टी की टिकट कैसे मिलती है, आपको पार्टी ऑफिस जाना पड़ता है। अगर आप वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टी मेंबर्स हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हो कि भाई मैं जो हूँ मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, या मैं आपकी पार्टी में आके क्या क्या चीज़ें प्लस कर सकती हूँ, ठीक है, आई कैन बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप उनको कन्विंस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तब तो वो आपको आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करके आपके सारे इंटरव्यू वगैरह लेकर क्या करेंगे आपको, मतलब ये ऐसे फॉर्मल कुछ नहीं होता है, ये काम इनफॉर्मल है। ठीक है, बस मोस्टली जिन लोगों की पहचान ज़्यादा होती है या जिनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, वो लोग यहाँ जाकर क्या करते हैं, पार्टी की टिकट लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पार्टी की टिकट मिल गई देन यू विल बी बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप एक्चुअली उस पार्टी का नाम, उस पार्टी का सिंबल और उस पार्टी के लीडर्स का नाम यूज़ कर सकते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता हूँ और मुझे वोट दो, यही तो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी पार्टी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, आपके आइडियाज़ उनके साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप ये इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकते हैं। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बन सकते हैं, जिसको आप चलती फिरती भाषा में क्या बोलते हैं, निर्दलीय। मतलब किसी भी दल को आप बिलोंग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बिलोंग नहीं करते, आप सेपरेटली इंडिपेंडेंटली अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये करते समय जब आप लोगों को बोलेंगे कि भाई मुझे वोट दो, आप किसी भी पार्टी का, किसी पार्टी मेंबर का, किसी पार्टी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इलेक्शन लड़ने के 2 तरीके हैं भाई, या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के इलेक्शन लड़ोगे, या तो आप अलग से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लोगे। ठीक है, चलो अब मान के चलते हैं कि आप लड़ रहे हो पार्टी के साथ, आपको मिल गई टिकट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप एक जिस भी एरिया से आप लड़ रहे हो, जो भी पोजीशन के लिए आप लड़ रहे हो, आप कोशिश करोगे कि वहाँ के लिए आप बनाओगे एक मैनिफेस्टो। बेसिकली एक तरीके से हम कहें कि कंपल्सन ही होता है मैनिफेस्टो बनाना, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम उनके लिए क्या क्या करने वाले हो। जैसे सपोज अगर मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक चार्ट तैयार करूँगी, ताकि मैं लोगों को वोट, जब मैं उनसे मांगूंगी कि भाई मेरे को वोट देना, तो वोट लेते समय वो मुझसे ये तो पूछेंगे कि मैडम करोगी क्या, कुछ तो बताओ कि जब आप पार्टी में, मतलब जब आप पॉलिटिक्स में चले जाओगे, जब आपके हाथ में थोड़ी बहुत पावर होगी, आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे। फर्स्ट यू गिव अस द ऑफर। ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू सर्व अस व्हेन यू विल बी बिकमिंग अ मिनिस्टर, व्हेन यू विल बी बिकमिंग अ पार्टी लीडर। ठीक है, तो मुझे वो बताने के लिए उनको क्या बनाना पड़ेगा, एक मैनिफेस्टो। ठीक है, जिसमें ऐसे पर्याप्त हिंदी भाषा में लिखा होगा कि मैं क्या क्या करूँगी। ठीक है, मैं किसके लिए काम करूँगी, अगर मान लो कि मैं जीतती हूँ, अगर आप मेरे को वोट देके जिताते हैं, तो मैं आपकी इस डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखूँगी। ठीक है, मैं गरीबों के लिए क्या काम करूँगी, कौन सी स्कीम मैं अपने दिमाग में लेकर चल रही हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इस मैनिफेस्टो में लिख कर रखूँगी। हर पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मैनिफेस्टो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर
जो मैनिफेस्टो है वो सारे कैंडिडेट्स नहीं निकालते हैं। मेजरली हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए होते हैं उन लोग मैनिफेस्टो निकालते हैं, और बाकी लोग चलती फिरते भाषा में, मतलब लोगों से कांटेक्ट करने की जब कोशिश करते हैं, रैलीज करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं वोट मांगने, तब वो उनको कन्वे करते हैं, छोटे छोटे पेपर्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर मैनिफेस्टो इन जनरल पार्टी के जो मेन लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो PM CM ऐसी पोजीशंस के लिए खड़े हो रहे हैं, वो अपने मेजर पूरे फुल फ्लेज्ड मैनिफेस्टो निकालते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या समझते हैं, इसके बाद देखते हैं। मैनिफेस्टो निकाल दिया आपने, ठीक है। अब इलेक्शन को बचे हैं थोड़े से समय, मतलब 1.5-2 हफ्ता करीब बच रहा है अगर इलेक्शन के लिए, तो चालू हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या होता है? कैंपेनिंग करने का मतलब यहाँ पर है कि आप एक्चुअली लोगों को परस्यू कर रहे हो, आप उनके पास जा रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि मुझे वोट देना। क्यों देना? क्योंकि आप अपनी कुछ जो भी चीज़ें हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं, ये सब आप उनको बताएंगे, वो आपको वोट देंगे, और आप फिर उसके बाद अगर जीतते हैं, अगर आपको मेजोरिटी मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया में, देन यू विल बी बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, ठीक है। नॉट ओनली पॉलिटिशियन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम कहेंगे तब आपको लीडर बनने का मौका मिलता है, ठीक है। अब मैनिफेस्टो हो गया, और इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई आप जाएंगे और वहां पर क्या क्या होगा, कैसे आपको वोट देने के लिए मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखो कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर ऑल्सो वोटर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ रही हूं तो मैं वोटर भी तो हूं, ठीक है। तो मैं जाकर वहां अपने लिए वोट डाल सकती हूँ, डालूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वोटर हूं पहले एक। इवन जैसे अगर मान लो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, तो जब प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, तो वो भी तो एक वोटर है, वो भी जाके वोट डालेंगे, है ना। मेजरली ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा तो अपने लिए वोट देगा, किसी और को तो वोट देगा नहीं, ठीक है। चलो, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी वोटर हैं और वो भी डालेंगे वोट, राइट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अंदर आपको पता ही है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, कि इट सेज 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ठीक है। नो मैटर कौन वोट करता है, सारे लोगों की वोट की वैल्यू है सिर्फ 1। जब आप वोट डालेंगे तो EVM मशीन सिर्फ 1 काउंट करेगी, वो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ही कर क्या होता है, पूरे जो नंबर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, चाहे कोई भी वोट दे। चलो, नॉमिनेशन हो गया है। एक चीज़ और मैं भूल गई, नहीं लिखने के यही डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं बता देती हूँ, सही समय पे याद आ गया। जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, मतलब कि आप कैंडिडेट हैं, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। ये टिकट विकेट लेने जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी, ठीक है। कैसी इन्फॉर्मेशन की, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारा कुछ एफिडेविट देने पड़ते हैं, जो अब कंपलसरी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पहले ये कंपलसरी नहीं थे। डिटेल्स आप अपनी भरेंगे, इसके साथ साथ आपको करना पड़ता है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा, मतलब आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 20-25 हज़ार तक के अमाउंट होते हैं। क्यों जमा करा रहे हैं हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट? इसीलिए कि अगर आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिले, ठीक है, अगर आपको मिनिमम नंबर्स ऑफ वोट, जो भी पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपको मिनिमम नंबर्स ऑफ वोट नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में जब आप नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो कुछ लोग चाहिए जो आपके नॉमिनेशन के समय आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग, जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब 50 लोग प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ भैया हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति नॉमिनेशन फॉर्म भरे, ठीक है, और कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ इसने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, हम इसके सपोर्टर, हम इसको वोट देंगे, ठीक है। ये उतना मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट के आपका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, ठीक है। क्यों रखा गया है भाई, इसका तुक क्या है, क्या सार है इसका? इसका कारण ये है कि एक अमाउंट इसलिए रखा गया है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाए। अगर सोचो कि ये कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, तो मुझे पता है कि अगर मैं उतनी पॉपुलर नहीं हूँ, उतना लोग मेरे को पसंद नहीं करते, और ना ही मैं जाकर उनसे वोट मांगने वाली हूँ, जस्ट मैं ऐसे ही उठ के सोचती कि एक दिन चलो इलेक्शन लड़के देखते हैं, तो ऐसे कितने सारे कैंडिडेट्स हो जाते। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक अमाउंट मेरे को हाथ से गंवाना पड़ेगा अगर मुझे मिनिमम वोट्स नहीं मिले, ठीक है,
तो मैं सोच समझ के इलेक्शन लड़ूंगी। यही सोचने समझने के लिए इतना यहाँ तक लोग पहुँचे और रुक जाएं, नॉन सीरियस हैं अगर, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस को और ज़्यादा हेक्टिक ना बनाते हुए क्या किया गया है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। जितनी बड़ी पोजीशन अमाउंट उतना बड़ा होता है, छोटी पोजीशन के लिए अमाउंट छोटा होता है, राइट। चलो, ये एक चीज़ मैं भूल गई थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। इलेक्शन कैंपेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्शन कैंपेन होता क्या है, जब एक व्यक्ति जो कि एक कैंडिडेट है वो अपने वोटर्स के पास जाता है और उनसे वोट मांगने की कोशिश करता है। वोट मांगने के लिए आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि आप किन पॉलिसीज़ को लाने के बारे में सोच रहे हो जब आप बनोगे लीडर, ठीक है। या आप किन लोगों को फोकस करके, किन लोगों को टारगेट करके आप उनके लिए काम करने वाले हो, ठीक। तो ये सब आपको बताना पड़ता है। 2 वीक्स पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जब कैंडिडेट्स की एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, नॉमिनेशन वगैरह सारा कुछ काम हो गया, ठीक है। कैंडिडेट्स की कौन कौन इलेक्शन में लड़ रहा है उनकी एक फाइनल लिस्ट बनेगी, और जिस दिन एग्जैक्टली पोलिंग होगी, जिस दिन एग्जैक्टली वोटिंग होगी, उनके बीच में 2 हफ्ते का समय होता है। और ये 2 हफ्ते का समय हम देते हैं किसको, कैंडिडेट्स को, कि भाई ठीक है, आज आपकी लिस्ट फाइनल हो गई कि आप सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज से 2 हफ्ते बाद क्या है, डे ऑफ पोलिंग है, उस दिन आप करेंगे, उस दिन लोग आपको वोट करेंगे। तो आपके पास 2 हफ्ते हैं, बीच में जाओ, जितने लोगों से वोट मांग सकते हो मांग लो। उसके बाद एक वोटिंग के एग्जैक्टली 48 आवर्स पहले क्या हो जाती है, कैंपेनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। कि अब 48 आवर्स पहले आप किसी से वोट नहीं मांग सकते, ठीक है। उसके पहले जितना वोट मांगना था आपने मांग लिया, क्योंकि अब ना 48 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी रियलिटी हम सारे लोगों को पता है, ठीक है। हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आप कहते हैं आचार संहिता, ठीक है। हिंदी टर्म क्या है इसके लिए, आचार संहिता, राइट। इसमें क्या होता है, एक बेसिकली एक कंडक्ट बताया गया है, एक तरीका बताया गया है कि आपको, अगर आप कैंडिडेट हैं, आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नियम है जो आपको सीमित रखना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वोट मांगने जा रहे हो तो आप कुछ भी करोगे, ठीक है। ना आप लोगों को डरा धमका सकते हो, ना आप उनको पैसे दे सकते हो, लिकर्स, फ्रीबीज, ये सारी चीज़ें मना होती हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, अब देखो आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, जब ये अगला इलेक्शन होगा तो उसका डिसीजन जब तक नहीं आ जाता कि ये दोबारा जीते हैं कि हारे हैं या क्या हुआ है, तब तक, उस वेरी मोमेंट तक, जब तक एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है तब तक तो वही प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे ना, रूलिंग गवर्नमेंट तो वो है, ठीक है। तो रूलिंग गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कि भाई सरकारी ऑफिस, सरकारी गाड़ी या किसी भी प्रकार की सरकारी सर्विस का आप अपने पर्सनल कैंपेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। सरकार का पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोगों का पैसा है। तो कौन लगाएगा पैसा, आपकी पार्टी लगाएगी। पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, पार्टी के बहुत सारे एसोसिएशंस रहते हैं, ठीक है। पार्टी को मिलती है फंडिंग, मतलब पार्टी को लोग सामने से डोनेशन पैसा देते हैं, ठीक है। कौन लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा। किसके पास होता है पैसा, बिजनेसमैन के पास, ठीक है। छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि चलो इससे कुछ मिल सकता है। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से पार्टी को मिलती है फंडिंग, और यही फंडिंग को लगाया जाता है कैंपेनिंग में। मेजर खर्चा जो है पार्टी का वो क्या है, कैंपेनिंग। वो रैलीज ऑर्गेनाइज करेगी, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है, रोड शोज ऑर्गेनाइज करेगी। ये सब क्यों करते हैं लोग, ताकि पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, ठीक है। लोगों को, वोटर्स को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये लोग हैं इलेक्शन में, ठीक है। जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे, राइट। चलो, सो दिस इज इलेक्शन कैंपेनिंग, ठीक है। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने वाली कौन कौन सी बातें हैं, देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बातें थोड़ी है, तो बॉडी है, बॉडी की ही बात है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असल में एक ऐसी बॉडी है जो बहुत पावरफुल है। मतलब हम इसका नाम बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार बन गई, इसमें कौन कौन होंगे, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अलग से इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनिशियली जब इसको बनाया गया था सिर्फ एक व्यक्ति को रखा गया था, लेकिन उनको लगा कि भाई
कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए 2-3 लोग तो होने चाहिए, तो इन्होंने 3 लोगों की बॉडी बना दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये बाकी ऑफिसर्स के, इनके अंडर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर इलेक्शन का सारा काम करवाते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद इवन गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं रहता है, मतलब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आज मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, ठीक है, और मान लो कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मुझसे पूछते हैं कि अरे आपने ऐसे कैसे किया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको आंसर दूँ। ठीक है, ये पावर किसकी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, राइट। इवन जो आपका पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पूरा का पूरा जुडिशरी के बराबर इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पाता है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना कि भाई उसको लेजिस्लेचर नहीं बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, जजेस को कभी भी हमारे एमएलए एमपीज या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये नहीं बताते कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, इनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ये आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, वैसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी आंसरेबल नहीं होता। जैसे मान लो कि एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन पीरियड के दौरान, चाहे कैंपेनिंग करते समय या नॉमिनेशंस भरते समय या किसी भी टाइम पीरियड पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जा सकता या किसी भी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके काम को हैम्पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके काम को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इनको भी आंसरेबल नहीं है। क्योंकि अभी भले ही ये एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये समय इलेक्शन का है और चांसेस हैं कि ये खुद भी एक कैंडिडेट की तरह काम करेंगे। कितने ही बड़ी पोस्ट पर हो, काम तो कैंडिडेट की तरह करेंगे, आखिर ये भी आए तो वोट से ही है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी कहीं पर भी समझ में आता है कि सस्पिशन है, शक है कि इलेक्शन ढंग से नहीं हुआ है, चीटिंग हुई है या ऐसा कुछ भी, डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगी। ठीक है, हमें यही इसी बात से समझ में आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि इलेक्शन के समय पर जलवा किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। समझ गए? ये बॉडी इतना इंडिपेंडेंट बनाई क्यों गई है? कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ने बनाई है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है? नहीं, ये बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रख चुका है कि एक बॉडी होगी जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, जिस पर ना तो लेजिस्लेचर का बस चलेगा ना एग्जीक्यूटिव्स का बस चलेगा। ठीक है, एक बार आपने अपॉइंट कर दिया, अब उनको अपने हिसाब से अपना काम करने दो। ठीक है, ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस या डर्टी ट्रिक्स का यूज़ ना हो। ठीक है, अब कमेंट में कोई हिपोक्रेसी नहीं लिखेगा कि उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोग पैसे देके वोट खरीदते हैं। अरे तो भाई पैसे देने वाला व्यक्ति मूर्ख है, तुम क्यों ले रहे हो? ठीक है, जिस दिन हमारे यहाँ के वोटर्स ने वोट देने के लिए पैसा लेना बंद कर दिया, उस दिन कौन ज़बरदस्ती कोई हाथ पे पैसा रख के थोड़ी जा सकता है आपके। भाई नहीं देना वोट हमको, आपको पैसे लेकर, हम अपनी मर्जी से वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हम वोट देंगे, नहीं लेंगे पैसे। आप मना तो करके देखो, आप सामने से लेने के लिए खड़े हो। जब जिस दिन हमारे सारे पॉलिटिशियंस को एक बात रियलाइज़ हो जाएगी, या जितने भी पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट सेइंग सारे पॉलिटिशियन करते हैं, जितने लोग ये काम कर रहे हैं, जिस दिन उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अरे यार हमारा वोटर तो अब पैसा लेना बंद कर चुका है, वो लिकर लेना बंद कर चुका है, वो फ्रीबीज लेना बंद कर चुका है, उस दिन उसको हार के आखिर में काम करना पड़ेगा कि अब मुझे वोट चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। हम करप्टेड हैं इसलिए हमारे लीडर्स करप्टेड हैं। ठीक है, और हम उल्टा चला रहे हैं कि वो करप्टेड है इसलिए हम करप्टेड है, वो मूर्ख हैं, हम क्यों बन रहे हैं? गेटिंग? तो बाकी काफ़ी सारे लूप होल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके ही कारण सारा कुछ करप्शन हो रहा है। वोटर्स अगर हमारे अवेयर हो जाते हैं, अगर हमारे वोटर्स ऑनेस्ट हो जाते हैं, वाकई अपना राइट टू वोट को ढंग से यूज़ करते हैं, तो फिर ये सारी प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगी। ठीक है, चलो पॉपुलर पार्टिसिपेशन, आज का आखिरी टॉपिक क्या है भाई? किसका पॉपुलर पार्टिसिपेशन कराना है? ये लो अपने आप। एक तो टॉपिक बाद में आता है, मैं समझा पहले लगती हूँ। ठीक है, हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, वोटर्स का पार्टिसिपेशन जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर हमारे यहाँ के लोग सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अवेयर होके पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो वोट देने से पहले क्या करें? अच्छे से एनालाइज करें।
अपने सारे कैंडिडेट्स को जाने कि भाई कौन सा व्यक्ति कैसा है, इसकी हिस्ट्री कैसी है, इसने पहले काम क्या किया भी है कि नहीं किया है, या अभी आके बस वोट मांगने लग गया है। ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करके वोट देते हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कर पाता है। अगर हम अवेयर हैं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के क्या देख पा रहे हैं, लूप होल्स देख पा रहे हैं, तो हमें उसको वोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है, वो क्या है कि हम अपने लोकल लीडर को, जिसको हम वोट दे रहे हैं, उसको देख के वोट नहीं देते हैं, हम हायर अथॉरिटीज़ को देखकर वोट देते हैं। मतलब मैं अगर वोट दूंगी तो हो सकता है मैं ये सोचूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर कौन चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी उसका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ए और बी दो ऑप्शन हैं, अगर मैं चाहती हूँ बी को बनना चाहिए तो मैं अपने लोकल लेवल पर भी बी पार्टी वाले कैंडिडेट को ही वोट दूंगी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी। ठीक है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लोकल लेवल पर देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो हमारे यहाँ काम करने वाला है ये कैसा है, ये काम करेगा या नहीं। हो सकता है ना कि वो ए पार्टी का ज़्यादा अच्छा हो हमारे यहाँ पर, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा हो हमारे यहाँ पर, तो हमें पूरा एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड ये बताते हैं कि पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों का बढ़ा है। ठीक है, पहले बहुत कम लोग वोट करने जा रहे थे, अब ज़्यादा लोग वोट करने जाते हैं, एल्डरली पीपल भी वोट करने जाते हैं, हैंडीकैप्स भी वोट करने जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लिटरेसी भी एक कारण है कि भाई अब लोग ज़्यादा लिटरेट हो रहे हैं, जो नई जनरेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा अवेयर हो रही है, पॉलिटिकली भी अवेयर हो रहे हैं, तो जाकर वो वोट करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ सुधार क्या क्या हो सकता है? सुधार यही हो सकता है कि वोटर अपने आप को सुधार ले, अवेयर हो जाए। और सबसे बेस्ट, जिन लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर मतलब हमारी गवर्नमेंट में, हमारी पॉलिटिक्स में गड़बड़ है, ठीक है, जितने भी लोग चाय के ठेलों पर खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये कमी है वो कमी है, आप अगर कमी दूर कर सकते हैं तो आपको आगे आना चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा अवेयर और एक्टिव लोग, सही तरीके से काम करने वाले लोग पॉलिटिक्स को एंटर करेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ से ये जितना कीचड़ है ये साफ हो पाएगा। ठीक है, अगर आप खुद एक ऐसे कैंडिडेट हो जो वोट लेने के लिए पैसा नहीं दे रहे और आपके जैसे 10 और कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है, कौन दे रहा है फिर पैसा? गेटिंग इट मीन्स अच्छे लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो गड़बड़ लोग अपने आप कम होते चले जाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो यूजुअली मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अपने बच्चों को देती हूँ कि अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूँ जो गंदा है, ठीक है, तो आपको अगर उसको साफ़ करना है बिना उसको ऐसे पलटाए, ठीक है, बिना उसको खाली किए, तो आप उसको साफ़ कैसे करोगे? उस पानी को साफ़ कैसे करोगे? आप साफ़ पानी उसमें डालते जाओ। जितना ज़्यादा साफ़ पानी आप उसमें डालते जाओगे, वो गंदा पानी उससे बाहर आता जाएगा और आफ्टर अ मोमेंट आपको देखने को मिलेगा कि वो गिलास में वाकई साफ़ पानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती हैं। ठीक, आई होप मैंने आपको इलेक्शन का XYZ तक सारा कुछ समझाने की कोशिश की होगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो सकता है कि मुझसे हो गई हो। अगर आपको इसके अलावा कोई और कंसेप्ट इलेक्शन के मामले में समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, हालांकि आई एम ट्राइंग कि एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए जहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब जो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, प्रैक्टिकल एक नॉलेज है हमारी कंट्री के बारे में, हमारे गवर्नेंस सिस्टम के बारे में, वो आपको प्रोवाइड कराई जाए। समय जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना हो कमेंट में मुझे बता दें, और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इतनी मेहनत जो मैंने की है उसको साकार करें और नीचे जाकर मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।